ये वन नेशन शायद खतरे में। आखिर क्या है नॉर्थ वर्सेस साउथ की लड़ाई, और 2026 में ऐसा क्या होने वाला है जिससे दक्षिण भारत अलग देश की मांग करने लगा है, जानेंगे हम इस सीरीज के अगले एपिसोड। पिछली वीडियो में हमने देखा इकोनॉमी के नंबर्स कैसे हमें धोखा दे रहे हैं। इस वीडियो में जिस खतरे की हम बात करने वाले हैं वो खतरा इकोनॉमी के खतरे से भी बड़ा है। वो खतरा है भारत की एकता पर। कल्पना कीजिए एक ऐसे भारत देश की जहां देश का प्रधानमंत्री चुनने में तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र या केरल की राय की कोई भी वैल्यू ना हो। संसद में सिर्फ वही कानून बने जो उत्तर प्रदेश या बिहार चाहता है। 2026 में भारत के संविधान में एक ऐसा बदलाव होने जा रहा है जो नॉर्थ वर्सेस साउथ को एक खतरनाक युद्ध की तरफ धकेल सकता है। इस प्रोसेस का नाम है डिलिमिटेशन, जिसे हिंदी में परिसीमन कहा जाता है। 2026 में ऐसा क्या होने वाला है जिससे दक्षिण भारत के नेता यह कह रहे हैं कि उन्हें भारत से अलग हो जाना चाहिए। तो चलिए प्रोजेक्ट इंडिया 2030 की फाइल नंबर 2 खोलते हैं। इस पूरे विवाद को एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक क्लासरूम है जहाँ टीचर आती है और कहती है जो बच्चे अनुशासन रखेंगे और शोर कम मचाएंगे उन्हें हम इनाम देंगे। कुछ बच्चे बात मानते हैं और शोर कम मचाते हैं और अनुशासन रखते हैं, लेकिन कुछ बच्चे शोर मचाते हैं और भीड़ बढ़ाते हैं। अब 50 साल बाद जब टीचर आती है तो कहती है कि हम जिन बच्चों ने शोर मचाया और भीड़ बढ़ाई उन्हीं में से मॉनिटर चुनेंगे और जिन बच्चों ने अनुशासन रखा उन बच्चों को सजा देंगे। आपको कैसा लगेगा? यही हो रहा है साउथ इंडिया के साथ। भारत में लोकसभा की सीटें 1976 में फिक्स की गई थी, 1971 की जनगणना के आधार पर। सरकार ने कहा था कि 25-30 साल तक हम सीटें नहीं बढ़ाएंगे ताकि सभी राज्य अपनी जनसंख्या कम करने पर ध्यान दें। दक्षिण भारत ने ये बात सीरियसली ले ली और पॉपुलेशन कंट्रोल कर ली, लेकिन उत्तर भारत में जनसंख्या विस्फोट होता रहा। अब 2026 में ये फ्रीज हट जाएगा और नई जनगणना के आधार पर संसद की सीटें बढ़ाई जाएगी। अनुमान देखिए, ये आपको चौंका देंगे। अभी उत्तर प्रदेश के पास 80 सीटें हैं, ये बढ़कर 143 हो सकती है। बिहार के पास 40 सीटें हैं, ये बढ़कर 79 हो सकती है। यानी कि अकेले इन 2 राज्यों के पास इतनी ताकत होगी कि ये चाहे तो सरकार बना भी सकते हैं और ये चाहे तो सरकार गिरा भी सकते हैं। दूसरी तरफ केरल की सीटें 20 पर अटकी रह सकती है या फिर कम भी हो सकती है। तमिलनाडु की पावर कम हो जाएगी, यानी जिन राज्यों ने हम दो हमारे दो का पालन किया उन्हें सजा मिल रही है। उनकी राजनीतिक आवाज संसद में दबकर रह जाएगी। साउथ का कहना है कि डेमोक्रेसी का मतलब है जनता की आवाज, लेकिन क्या जो राज्य सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे उसको ज्यादा पावर मिलनी चाहिए? राजनीति तो एक पहलू है, असली दर्द है पैसा। इसे कहते हैं टैक्स डिवोल्यूशन। केंद्र सरकार राज्यों से टैक्स वसूलती है और उन्हें वापस बांटती है, लेकिन ये बंटवारा कैसे होता है चलिए देखते हैं। आंकड़े देखिए, अगर महाराष्ट्र 100 रुपए टैक्स के नाम पर देता है तो उसे वापस विकास के नाम पर सिर्फ 7 रुपए मिलते हैं। कर्नाटक को मिलते हैं 13 रुपए, तमिलनाडु को 29 रुपए। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश सरकार को 100 रुपए टैक्स देता है तो उसे मिलते हैं 273 रुपए। वही बिहार अगर 100 रुपए देता है तो उसे वापस मिलते हैं 922 रुपए। यानी बेंगलोर का एक IT प्रोफेशनल और मुंबई का एक बिजनेसमैन जो टैक्स भर रहा है उसका पैसा उसके शहर के गड्ढे भरने में नहीं बल्कि यूपी और बिहार में पुल बनाने में लग रहा है। ये नेशनल इंटरेस्ट में ठीक है क्योंकि अमीर राज्य ही गरीब राज्य की मदद करता है, लेकिन साउथ का सवाल है कि हम पैसा भी दें और हमारी राजनीतिक पावर भी छीन लोगे। ये तो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन हुआ। ये गुस्सा अब सिर्फ बातों तक सीमित नहीं है। तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ नेताओं ने दबे स्वर में एक अलग देश की तक बात कर दी है। अगर 2026 में जबरदस्ती नॉर्थ की सीटें बढ़ाई गई तो भारत का संघीय ढांचा टूट सकता है। सोचिए अगर साउथ इंडिया ने टैक्स देना बंद कर दिया और असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया तो भारत की इकोनॉमी का क्या होगा? इतिहास गवाह है, जब भी किसी देश के एक हिस्से ने दूसरे हिस्से पर दबदबा थोपने की कोशिश की है वहाँ के नक्शे बदल गए हैं। पाकिस्तान से बांग्लादेश का अलग होना ये सबसे बड़ा उदाहरण है। भाषा और प्रतिनिधित्व ये बहुत भावुक मुद्दे हैं। तो समाधान क्या है? क्या डिलिमिटेशन फिर से टाल दिया जाए
या राज्यों की पावर को बैलेंस करने का कोई नया फॉर्मूला निकाला जाए। ये सरकार के लिए एक अग्नि परीक्षा हो सकती है। लेकिन दोस्तों, नॉर्थ और साउथ के नेता अपनी कुर्सियों के लिए लड़ रहे हैं। नॉर्थ को लगता है कि उनकी आबादी ज्यादा है तो उन्हें हक ज्यादा मिलना चाहिए। साउथ को लगता है कि उनकी तरक्की की सजा उनको नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन इस नॉर्थ और साउथ के शोर में हम एक ऐसे वर्ग को भूल गए हैं जो नॉर्थ में भी है और साउथ में भी, और वो सबसे ज्यादा संकट में है, और वो है भारत का युवा। चाहे यूपी का लड़का हो या केरला का, दोनों के पास एक कॉमन समस्या है। यूपी वाले के पास नौकरी नहीं है क्योंकि वहाँ इंडस्ट्री नहीं है। केरला वाले के पास नौकरी नहीं है क्योंकि वहाँ पर डिग्री लायक काम नहीं है। भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी यंग पॉपुलेशन है, जिसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। लेकिन क्या हम इस वरदान को डेमोग्राफिक डिजास्टर में बदल रहे हैं? क्या हमारे देश के युवा सिर्फ बेरोजगारों की फौज बनकर रह जाएंगे? अगली वीडियो में हम बात करेंगे भारत के उस टाइम बम की जो टिक टिक कर रहा है, भारत में बेरोजगारी और युवाओं का भविष्य। प्रोजेक्ट इंडिया 2030 का एपिसोड 3 मिस मत करना। जय हिंद।